हेलो। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हमने डिस्कशन स्टार्ट तो कर दिया था, और अकॉर्डिंग टू दैट क्या बात हमने की थी उसे एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी डिस्कस दैट थ्री मेजर डिसीजंस आर देयर। और वो तीन मेजर डिसीजंस कौन से हैं? हमारे तीन मेजर डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, हमें तीन मेजर डिसीजंस पे फोकस करना है, एंड सच थ्री डिसीजंस आर अरेंजमेंट ऑफ सोर्सेस, utilization of funds, and distribution of income or profit. So three major decisions are there: arrangements of sources, utilization of funds, and distribution of available income. और हमारा कल का डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था सोर्सेज ऑफ फंड्स पे। अवेलेबल सोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे पास, कितने कौन कौन से ऐसे अवेलेबल सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। तो हमने बात किया था कि मेजरली हम जितने भी अवेलेबल सोर्सेज हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। तो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज में दो मेजर सोर्सेज हुआ, एक हुआ हमारा इंटरनल सोर्स और एक हमारे पास हुआ एक्सटर्नल एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? इक्विटी। और एक्सटर्नल सोर्स में हम बात कर रहे हैं डेट्स की। और इक्विटी एंड डेट्स, इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल, एनी टाइप ऑफ शेयर कैपिटल जिन पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देना होता है, जिन पे हमें देना होता है डिविडेंड। हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और जो डिविडेंड हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? अवेलेबल प्रॉफिट, एंड सेकंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर, कि आपका शेयर होल्डर आपसे कितना डिविडेंड यानी कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है। जब हम कोई भी पेमेंट एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे करते हैं तो जितना ज्यादा हायर साइड पे एक्सपेक्टेशन जाएगा कंपनी को वो सारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। इसलिए कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ डिविडेंड होता है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। दो सोर्सेस, इंटरनल एक्सटर्नल, दो सोर्सेस इक्विटी एंड डेट। इक्विटी शेयर कैपिटल, डेट हम बात कर रहे हैं डिबेंचर्स लोन्स की। अब इन दोनों सोर्सेस को हमने कल कंपेयर किया था, तो उस कंपैरिजन में हमने क्या कंक्लूजन निकाला? देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच देयर आर टू फैक्टर ऑन विच वी विल डिसाइड कि हमें क्या करना है। दो फैक्टर्स कौन से? एक होता है कॉस्ट और एक होता है रिस्क। कॉस्ट एंड रिस्क, इन दो बेसिस पे, इन दो फैक्टर्स पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, यानी हमें इक्विटी से फंड्स अरेंज करना है या डेट्स के थ्रू फंड्स अरेंज करना है। क्वेश्चन यही है, शेयर कैपिटल रेस करूं या डिबेंचर से लोन रेस करूं या बैंक से लोन लो, क्या बेटर है बिजनेस को चलाने के लिए? अब डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं जा सकते, आपको दोनों सोर्सेस को एनालाइज करना पड़ेगा। और एनालिसिस या डिसीजन हमारा दो फैक्टर पे ही होता है। कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा, फंड्स अरेंज करना है, फंड्स यूज करना है, तो कॉस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। तो कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा और रिस्क कितना बेयर करना पड़ेगा। फंड्स लेने में कॉस्ट कितना पे करना, फंड लेने में कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा या रिस्क कितना बेयर करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं पहले इक्विटी की। इक्विटी का कॉस्ट हमने अभी बोला, इक्विटी का कॉस्ट क्या होता है? डिविडेंड। और ये डिविडेंड हमेशा, ये कॉस्ट ऑफ डिविडेंड हायर साइड पे रहता है, हमेशा कॉस्ट ऑफ डिविडेंड हायर साइड पे रहता है। क्यों? जितना भी प्रॉफिट आप अर्न करोगे वो सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता है कि उन्हें डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो यहां पे कॉस्ट फिक्स नहीं है, डिविडेंड फिक्स नहीं है। सर फिक्स है, आपने गलत बोला। नहीं, फिक्स कहां है? प्रेफरेंस शेयर्स के केस में फिक्स है, लेकिन यदि वो भी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनका भी एरियर ऑफ डिविडेंड क्यूमुलेट होता है और कैरी करता है, मतलब अल्टीमेटली आपको डिविडेंड देना पड़ता है, और वो भी पूरा। तो यहाँ पे कॉस्ट फिक्स नहीं है, फिर भी कॉस्ट फिक्स ना होने का एक बड़ा ड्रॉबैक है कि प्रॉफिट नहीं होता तो हम सेफ होते हैं, लेकिन प्रॉफिट जब इंक्रीज होने लगता है तो आपको वो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन आपकी कंपनी से दूसरी कंपनी के कंपैरिजन से डिसाइड होता है कि व्हाट दे आर गेटिंग और व्हाट शेयर होल्डर ऑफ अदर कंपनी आर गेटिंग। यदि अदर कंपनी का शेयर होल्डर अच्छा डिविडेंड गेन कर रहा है तो आपकी कंपनी का शेयर होल्डर भी एक्सपेक्ट करेगा कि उसको अच्छा डिविडेंड मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली डिविडेंड कॉस्ट हाई होती है, लेकिन जब रिस्क की बात करते हैं तो देयर इज
नो रिस्क इन इक्विटी कैपिटल। रिस्क का मतलब क्या है? फंड्स अरेंज करने में रिस्क का मतलब क्या है? पर फंड्स अरेंज करने में किस चीज का रिस्क होता है? फंड्स अरेंज करने में हमें दो रिस्क होता है, एक तो रीपेमेंट रिस्क होता है और एक कंपल्शन ऑफ कॉस्ट पेमेंट। वो दोनों रिस्क आपका डेट के साथ है। डेट के साथ रिस्क क्या है? इंटरेस्ट कंपलसरी है, पे करना ही पड़ेगा, प्रॉफिट है तो भी और नहीं है तो भी पे करना पड़ेगा। तो रिस्क हो गया कंपनी के लिए कि कंपनी यदि लॉस में है या लिमिटेड प्रॉफिट में या लो प्रॉफिट में है तो भी इंटरेस्ट कॉस्ट पे करना पड़ता है। वो रिस्क इक्विटी में नहीं है, क्योंकि इक्विटी में डिविडेंड आप तब दोगे जब प्रॉफिट्स होंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे, तो बर्डन नहीं है। दूसरा यहां बर्डन किस चीज का है और रिस्क किस चीज का है? यहां रीपेमेंट का रिस्क है, हमें रीपेमेंट कंपल्सरीली करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। जो भी आपने डिबेंचर का टाइम पीरियड है, लोन का टाइम पीरियड डिसाइड किया, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, आपको उस टाइम फ्रेम के अंदर उनका रीपेमेंट करना पड़ेगा। लिक्विड मनी नहीं है तो भी करना पड़ेगा, कहीं से भी लाके करना पड़ेगा, और नहीं कर सके तो आप बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंसी में जाना मतलब, या कंपनी का कोई भी एक डेट डिफॉल्ट होता है तो उसका जर्क उसकी मार्केट वैल्यू पे कितना बड़ा आता है कि कंपनी ने अपना डेट डिफॉल्ट कर दिया, यानी कंपनी इज नॉट सॉल्वेंट नाउ। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है डेट के केस में। तो ये दोनों रिस्क इक्विटी में अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि इक्विटी के साथ क्या है हमारे पास? रीपेमेंट कब करना है सर? करना ही नहीं है रीपेमेंट। क्यों करना है? कंपनी वाइंड अप होगी तब करेंगे, और बीच में भी हमारी मर्जी होगी तो हम करेंगे और हमारी मर्जी नहीं होगी तो नहीं करेंगे। मर्जी होगी तो कैसे करेंगे? हम बायबैक के थ्रू कर सकते हैं। यदि हमारी मर्जी है रीपेमेंट करने की तो हम बायबैक के थ्रू रीपेमेंट कर सकते हैं इक्विटी का, लेकिन कंपल्शन नहीं है तो हमारे पास रिस्क नहीं है। कॉस्ट, डिबेंचर में कॉस्ट क्या होती है? डिबेंचर की कॉस्ट होती है इंटरेस्ट, और ये कॉस्ट कंपैरेटिवली इक्विटी के कंपैरिजन में या डिविडेंड कॉस्ट के कंपैरिजन में लो होती है। जैसे 10%, 15% या 12% इसी रेट पे लोन मिल जाता है, लेकिन इक्विटी पे डिविडेंड का रेट कहां तक जा सकता है? 100%, 1000%, 2000%, कितना भी डिविडेंड देना पड़ सकता है। डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट आपने कितना अर्न किया। जितना प्रॉफिट एक्सेस में प्रॉफिट अर्न करते जाओगे, आपका परसेंटेज ऑफ डिविडेंड टू बी पेड टू द शेयर होल्डर इंक्रीज होता जाएगा। अब ये डिस्कशन हमने कल किया था, इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट, क्वेश्चन माइंड में पैदा हो रहा है, आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, यू कैन आस्क मी। कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी पूछना चाहते हो पूछो। ये हमारा सोर्सेज का स्ट्रक्चर, और कोई भी आपके मन में सवाल है तो यू कैन आस्क मी। चलिए, तो आई थिंक यहां तक की बात सबको क्लियर है। अब यहां से अब इन मेन दोनों इस पर्टिकुलर डिसीजन की तरफ डिटेल में चलना स्टार्ट करते हैं कि अल्टीमेटली ये क्लियर हो गया कि वन इज बेटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्ट एंड अदर इज बेटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है? तो आंसर क्या होता है? कॉम्बिनेशन। हमें कुछ रिस्क भी लेना पड़ेगा और कुछ कॉस्ट को भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो हमें इक्विटी भी अरेंज करना है और डेट भी, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम वहां आती है कि कॉम्बिनेशन बनाना तो ओके है, लेकिन कॉम्बिनेशन कितना, कैसा, किस रेशो में? 50-50, 20-80, 80-20, कौन सा रेशो? और ये रेशो किस पे डिपेंड करता है? रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन। मुझे मैक्सिमम रिस्क पे काम करना है, प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, तो मैं डेट ज्यादा अरेंज करूंगा, इक्विटी कम कर दूंगा।
मैं लोएस्ट रिस्क पे काम करना चाहता हूं, प्रॉफिट कम होगा चलेगा, बिजनेस को शांति से चलाना है, कोई रिस्क नहीं चाहिए, तो मैं इक्विटी पे काम करूंगा, डेट रिड्यूस कर दूंगा। मॉडरेट कहता है कि नहीं यार, रिस्क भी मैनेज होना चाहिए लेकिन साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी मैनेज होना चाहिए, तो 50-50 40-60 पे काम कर सकता है। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि आपको आइडियल रेशो गिवन होता था। क्या था डेट इक्विटी का आइडियल रेशो? करेक्ट, इट इज 2:1। आइडियल रेशियो बोलता था कि 2:1 का डेट इक्विटी का 2:1 का रेशियो होना चाहिए, मतलब इक्विटी से डेट डबल होनी चाहिए, चलेगा। वो वहीं पे छोड़ दीजिएगा, कोई आइडियलनेस नहीं होती है। ये आइडियल रेशियो एक मिथ है। क्या आप किसी भी एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन को एवरी टाइप ऑफ बिजनेस पे इक्वली अप्लाई करके जस्टिफाई कर सकते हो क्या? लाइक बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर, क्या ये 2:1 से काम चला लेगा? बैंकिंग सेक्टर का मैक्सिमम फंड डेट पे चलता है। हमारी सेविंग से बैंक लोन देता है, हमारे डिपॉजिट से बैंक लोन देता है, हमारी एफडी से बैंक लोन देता है। तो हमारी एफडीज, हमारे सेविंग्स, हमारे डिपॉजिट्स बैंक के लिए क्या है? डेट है, लोन्स हैं, और मैक्सिमम बिजनेस उनका इससे चल रहा है। तो फाइनेंस कंपनी 2:1 सवाल ही नहीं, 5:1 6:1 के रेशियो तक चली जाती है वो, तो वो भी आइडलनेस है उनके लिए। लेकिन यहीं पे कोई ऐसी कंपनी हो जो ट्रेडिंग बिजनेस में काम, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम कर रही हो, ज्यादा लोन के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वो जो टेन्योर होता है, वो जो साइकिल होता है, वो इतना लंबा होता है कि वो लोन लेके यदि चल दें, कंपनी की बैंड बच जाएगी। अब आप सोचिए, एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपके पास वैसे भी है, किंगफिशर एयरलाइंस। उसका 100% बिजनेस यूं कहीं 90% लोन पे था। सारे उसके प्लेन फाइनेंस पे थे, सारे लीज पे थे, सब कुछ लोन पे चल रहा था। क्राइसिस में आया, खत्म हो गई कंपनी, बंद करनी पड़ी। तो हम बहुत सोच समझ के हमें बिजनेस को मैनेज करना पड़ता है कि अल्टीमेटली हमें कितना रेशो बनाना चाहिए। तो रेशो पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक फैक्ट हमें कैलकुलेट करना है, एंड द फैक्ट इज कि ये जो कॉस्ट की आपने बात तो कर दिया कि कॉस्ट होता क्या है, लेकिन ये कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगा? कॉस्ट कैलकुलेट में क्या प्रॉब्लम है यार? बैंक से जब लोन लेते हैं तो लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक स्पेसिफाई कर देता है, वही कॉस्ट हो गया। उसमें कैलकुलेट क्या करना है? जितना डिविडेंड हम पे कर रहे हैं वो डिविडेंड का रेट ऑफ डिविडेंड हमारा कॉस्ट हो गया। कैलकुलेट क्या करना है? नहीं, सिंपली सिर्फ रेट ऑफ डिविडेंड या रेट ऑफ इंटरेस्ट से कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होती। हमें यहाँ पे कॉस्ट का मतलब सिर्फ कॉस्ट नहीं है, हमारे लिए कॉस्ट का मतलब है इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फंड। हमें इफेक्टिव कॉस्ट निकालना है। अब ये इफेक्टिव कॉस्ट क्या होता है? लोन लेने जाते हैं, जाते ही 10 लाख का लोन लेना है, मान लो 10 लाख रुपीज का लोन लेना है, बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बोला, तो वो 10 लाख रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और आपका इंटरेस्ट 10% पर annum से स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, सीरीज ऑफ फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेंगी आपको, डॉक्यूमेंट्स साइन करने पड़ेंगे आपको, स्टैम्प पेपर साइन करने पड़ेंगे, वहाँ का वैल्यूअर आके आपकी वर्थ वैल्यू करेगा, उनकी फीस पे करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे, और अल्टीमेटली आपके अकाउंट में शायद 9,70,000 या 9,80,000 पहुंचे, 10-20,000 प्रोसेसिंग फीस में चले जाएं, लीगल चार्जेस में चले जाएं, स्टैम्प ड्यूटी में चले जाएं, इंश्योरेंस कर दिया आपका उन्होंने, उसमें चले गए, अकाउंट में कैश कितनी आई? 980 या 990, और इंटरेस्ट किस पे देना है? 1 लाख पूरा, एंड यू आर पेइंग 1 लाख रुपी एज इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फंड्स, और फंड्स कितना यूज कर रहे हो? 980। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव कॉस्ट 10% है या उससे ज्यादा? ज्यादा। तो हमें एक्चुअली इफेक्टिव कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट का मतलब सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कॉस्ट का मतलब सिर्फ रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, एक्चुअली मेरा आउट ऑफ पॉकेट कैश कितना जा रहा है, वो मेरी कॉस्ट है। और वो कैश, वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो मेरा हो रहा है फंड यूज करने के लिए, वो कितने अमाउंट को यूज करने के लिए हो रहा है, उसको कंपेयर करके मेरा कॉस्ट पता चलता है। तो हमारा पहला काम यही है कि हम इफेक्टिव कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव कॉस्ट का डिस्कशन। और इफेक्टिव कॉस्ट के डिस्कशन में हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ डेट्स। कॉस्ट ऑफ डेट्स,
यानी डिबेंचर्स का कॉस्ट, यानी लोन का कॉस्ट। डेट का मतलब एवरी टाइप ऑफ लोन। अब यहाँ पे फॉर्मूलाज तो पता ही है कि बता दूंगा काम हो जाएगा, लेकिन आपको मैंने कल भी बोला था हमें एमसीक्यूज को क्रैक करने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। कि कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे ना तो शॉर्ट ट्रिक्स आपके निकल के आ जाएगी। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, जस्ट ए सेकेंड गाइस। डेट का मतलब डिबेंचर्स, लोन्स, और लोन्स पे जनरली कॉस्ट क्या होती है, इसको हम शो करते हैं के डी से। के स्टैंड्स फॉर कॉस्ट और डी स्टैंड फॉर डेट्स। डेट्स का कॉस्ट क्या होता है, नॉर्मली कॉस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट। परफेक्टली यस। अदर देन इंटरेस्ट और भी कोई कॉस्ट लगती है डेट्स पे? यस। वो और कॉस्ट क्या होती है? मैं प्रोसेसिंग फीस नहीं लिखूंगा, मैं एक अलग टर्म में बात करूंगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। अदर कॉस्ट में होती है आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब, फ्लोटेशन कॉस्ट में आपके पास सारी चीज आ जाती है। आपकी प्रोसेसिंग फी आ जाता है, ब्रोकरेज, एडवर्टीजमेंट, प्रोस्पेक्टस, जो भी आप डेट्स रेज करने के लिए, फंड्स रेज करने के लिए इनिशियली एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट में आ जाता है। क्लियर? अब ये जो पेमेंट आप करने वाले हो, इंटरेस्ट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट, ये पेमेंट के साथ एक फैक्ट और आता है, वो आता है आपका इश्यू टर्म। इश्यू टर्म भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इश्यू टर्म का मतलब क्या होता है कि डेट्स जब हम इशू करते हैं तो वी कैन इशू आवर डेट्स ऑन फेस वैल्यू, दैट इज एट पार। वी कैन इशू आवर डेट्स ऑन प्रीमियम एंड वी कैन इशू आवर डेट्स ऑन डिस्काउंट। तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया इशू टर्म। इशू टर्म में आप देख सकते हैं लाइक एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। हमारी इश्यू टर्म भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारी डेट की कॉस्ट को अफेक्ट करता है वो है हमारा रिडम्पशन टर्म। रिडम्पशन टर्म, डेट लिया है, लोन रेज किया है, लोन का रीपेमेंट भी करोगे। जब इशू आप पार पे करते हो, इशू आप प्रीमियम पे करते हो, तो रीपेमेंट भी प्रीमियम पे हो सकता है। तो रिडम्पशन टर्म इधर एट पार और एट प्रीमियम। और ये बचपन में आपने 12th क्लास में पढ़ा है, आपको मालूम भी है, डिबेंचर इशू एंड डिबेंचर रिडम्पशन, इशू टर्म विद रिडम्पशन टर्म और उसकी जनरल एंट्रीज। तो इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होता, रीपेमेंट डिस्काउंट पे नहीं होता, अदरवाइज डिबेंचर होल्डर आपको लोन ही नहीं देने वाला। और कोई फैक्टर है जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट को अफेक्ट कर सकता है? यही वो फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट ऑफ डेट को अफेक्ट करते हैं। अब इन फैक्टर्स के साथ हम गेम करते हैं और इन फैक्टर्स को एनालाइज करके हम एक्चुअली अपनी कॉस्ट कितनी आएगी वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं
इररिडीमेबल डेट्स की। इररिडीमेबल डेट्स, इररिडीमेबल डेट्स का मतलब वो डिबेंचर्स जिनका रीपेमेंट नहीं करना है। इंडिया में तो पॉसिबल है नहीं, एज यू नो, इंडिया में इररिडीमेबल डेट्स इशू नहीं होते। लेकिन एक्चुअली ये टर्म ही गलत है, ये इंटरप्रिटेशन ही गलत है। इररिडीमेबल डेट्स का मतलब वो डेट्स जिनका हमें रीपेमेंट नहीं करना है, इम्पॉसिबल। ऐसा कोई लोन नहीं होता जिसका हमें रीपेमेंट नहीं करना हो। तो इसमें बेटर टर्म क्या है? ऐसा डिबेंचर जिसका रीपेमेंट कब करना है, दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ रेजिंग फंड्स, वो इररिडीमेबल डेट्स होते हैं, जिन्हें हम बेटर नाम बोल सकते हैं परपीचुअल डेट्स। परपीचुअल डेट्स, परपीचुअल डेट्स का मतलब लोन सक्सेशन में रहेगा, कंटिन्यूएशन में रहेगा, आप यूज करते चाहिए करते चाहिए करते चाहिए। कब रीपे करना है, दैट इज नॉट डिसाइडेड राइट नाउ। एट द टाइम ऑफ रेजिंग द लोन, एट द टाइम ऑफ इशूइंग द डिबेंचर, कंपनी ने ये फाइनलाइज नहीं किया कि व्हेन वी आर गोइंग टू रिडीम इट और व्हेन वी आर गोइंग टू रीपे इट, तो वो परपीचुअल सक्सेशन में रहेगा, मतलब कंटिन्यू यूज करते रहेंगे और इसका रीपेमेंट टर्म बाद में डिसाइड होगा। तो अभी हमें नहीं मालूम कि कब रीपे करना है, इसलिए हमने इनको इररिडीमेबल डेट कैटेगरी डाल दिया। ठीक है, अब इररिडीमेबल डेट के केस में रिडम्पशन टर्म तो रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि जब रिडम्पशन का मालूम ही नहीं है कब करना है और कितने में करना है, तो रिडम्पशन टर्म नहीं है रेलेवेंट। तो हमारी दो ही कॉस्ट आने वाली है, हमारी दो ही कॉस्ट आने वाली है। क्या? फंड रेज करने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट और उस फंड्स को यूज करने के लिए इंटरेस्ट कॉस्ट, दो ही कॉस्ट आने वाले हैं। लेकिन इस तरह को देखते कैसे हैं? इररिडीमेबल डेट्स में आपका पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आई डिवाइडेड बाय एनपी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टेक्स मल्टीप्लाई बाय 100, और यू कैन से इसको चेंज कर देते हैं, एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टेक्स। ये तो हो गया फॉर्मूले की बात, ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। लेकिन अगेन प्रॉब्लम है मुझे फॉर्मूलेस के साथ कि फॉर्मूलाज में मज़ा नहीं आता। फिर करना क्या है, करना क्या है, हम उसी बात करते हैं कि क्या हो रहा है। दो फैक्टर्स चाहिए मुझे, दो फैक्टर्स चाहिए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इंटरप्रेट कर देता हूं फॉर्मूले को, एक मिनट। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस पे होगा हमेशा? ऑन फेस वैल्यू। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट और कैलकुलेट किस पे करना है? ऑलवेज कैलकुलेट करना है फेस वैल्यू पे। एनपी, एनपी, एनपी स्टैंड फॉर नेट प्रोसीड्स, एनपी स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड्स। व्हाट इज नेट प्रोसीड्स? होता क्या है नेट प्रोसीड्स? नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या है? व्हाट एक्चुअल अमाउंट, हाउ मच एक्चुअल अमाउंट यू अवेलेबल विद यू फॉर यूज। एक्चुअली आपके हाथ में कैश कितना आया, दैट इज नोन एज नेट प्रोसीड। फंड्स रेज करके फाइनली आपके पास अवेलेबल कैश कितना है जिसे आप अल्टीमेटली यूज कर पाओगे, वो हमें मालूम करना है। अब इस नेट प्रोसीड के साथ क्या चीज हो सकती है सर? इस नेट प्रोसीड में एक तो हमारे पास हो गया इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ये है हमारा नेट प्रोसीड। यस और नो? आपने किस प्राइस पे डिबेंचर इशू किया और उसको इशू करने पे जो इशू एक्सपेंसेस आए उसे मैंने माइनस कर दिया, ये मेरा नेट प्रोसीड आ गया। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब मैं ऊपर बता चुका हूं आपको। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है इशू एक्सपेंसेस। अब यहां पे जो इशू एक्सपेंसेस आपको लेने वो ध्यान रखिएगा, हमारा जो पूरा कैलकुलेशन है ना, हम ये पर डिबेंचर, वन डिबेंचर की प्राइस पे करते हैं, एक ही डिबेंचर की प्राइस पे कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि एक डिबेंचर की प्राइस पे जाके कैलकुलेट करोगे ना तो वो कंफर्टेबल रहेगा। तो हम एग्जांपल्स लेंगे तब और क्लियर हो जाएगा चीजें। अभी के लिए आगे बात करें तो इशू प्राइस का मतलब क्या होता है? इशू प्राइस क्या हो सकती है? इधर इशू प्राइस फेस वैल्यू हो सकता है, इशू प्राइस फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम हो सकता है, या इशू प्राइस फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट हो सकता है। हु विल डिसाइड? कंपनी विल डिसाइड।
तो आपको या तो इशू प्राइस यानी इशू टर्म गिवन है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। इफ इशू प्राइस इज नॉट अवेलेबल, नहीं दिया, बताया ही नहीं कंपनी ने इशू प्राइस क्या है, कंपनी ने बताया ही नहीं इशू प्राइस क्या है, देन व्हाट, कंपनी ने बताया ही नहीं इशू प्राइस क्या है, अभी क्या करें? फ्लोटेशन कॉस्ट तो एक अलग चीज हो गया, वो तो इशू एक्सपेंसेस है, मैं इशू प्राइस की बात कर रहा हूं। लोन आप किस प्राइस पे रेस कर रहे हो, फंड्स आप किस प्राइस पे रेस कर रहे हो, किस रेट पे आप फंड्स रेस कर रहे हो, किस प्राइस पे आप इशू कर रहे हो, 100 रुपीज पे या 100 प्लस प्रीमियम पे, 100 माइनस डिस्काउंट पे, इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो आप किस प्राइस पे फंड रेस करोगे, बहुत सिंपल सा कॉमन, बोल सकता हूं मैं कॉमन सेंस वाली बात की है, कॉमन सेंस जैसी चीज हो गई, किस प्राइस पे हम फंड्स रेस करेंगे एक्चुअली, हम किस प्राइस से फंड्स रेस करेंगे, हमें गिवन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो हम किस प्राइस से फंड्स रेस करेंगे? हम अपने डिबेंचर्स को पब्लिक को ऑफर करेंगे, किस प्राइस पे ऑफर करेंगे? हम अपनी सिक्योरिटी पब्लिक को ऑफर करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, किस प्राइस पे सब्सक्राइब करेंगे? इन जनरल we will subscribe them or we will offer them at current selling price or you can say market price। आपके डिबेंचर का जो भी, आपकी सिक्योरिटी का, आपके शेयर का जो भी करंट मार्केट में प्राइस चल रहा होगा, आप उस करंट मार्केट प्राइस पे ऑफर करोगे। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि इफ इशू प्राइस इज गिवन, इफ इशू प्राइस, इशू टर्म इज गिवन, देन तो ओके, we will take that issue term as issue price, we will use that issue term as issue price, but if issue price is not given or issue term is not available, तो हम क्या अज्यूम करने वाले हैं? हम ये अज्यूम करने वाले हैं कि हमने डिबेंचर या शेयर या कोई भी आगे की बात करेंगे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जो भी है, हमने किस प्राइस पे इशू किया होगा। इट इज इंप्लाइड जो करंट मार्केट प्राइस है हम उसी प्राइस पे तो ऑफर करेंगे। तो मार्केट प्राइस, सर मार्केट प्राइस भी गायब है, नॉट अवेलेबल इन क्वेश्चन, देन व्हाट? मार्केट प्राइस इज आल्सो नॉट अवेलेबल, पता नहीं है मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, गिवन नहीं है, देन आपके पास कोई चॉइस नहीं है, अज्यूम कर लीजिए फेस वैल्यू पे इशू हो रहा है, देन आप अज्यूम कर लीजिए फेस वैल्यू पे इशू हो रहा है। नहीं, फेस वैल्यू तो गिवन होगा। यहां मैंने जो चीज लिखा है ना, ये क्या है? ये है इशू टर्म। या तो क्लियरली आपको इशू टर्म गिवन हो, इशू टर्म गिवन नहीं है, देन पहला प्रायोरिटी होगा करंट मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस, एंड इफ बोथ आर नॉट अवेलेबल देन यू विल अज्यूम कि फेस वैल्यू पे ही इशू कर दिया गया होगा। फेस वैल्यू तो डेफिनेटली अवेलेबल होगी, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इज इट क्लियर? आई थिंक बात क्लियरली समझ में आ गई होगी, कोई डाउट हो तो बताइए। क्या सोच रहे? नहीं क्लियर है? अभी एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगी चीज़ें, उसके लिए बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल्स हमारे पास हो। फ्लोटेशन कॉस्ट की मैं बात कर चुका हूँ, मैंने अभी तक सिर्फ टर्म्स लिखे हैं, लेकिन अब हम इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सपोज मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। सपोज कंपनी इश्यूज 10,000 डिबेंचर्स, 10,000 8% डिबेंचर्स of ₹100 each at ₹10 premium. Flotation cost is ₹20,000. Tax rate 40%. Calculate cost of debt. बहुत सिंपल सा एग्जांपल।
कितने डिबेंचर्स इशू किए हमने? 10,000। 8% क्या है कंपनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट? डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के आगे जो डिनोमिनेशन फिक्स होता है वो उसका कूपन रेट कहलाता है, जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं डिबेंचर के केस में, और रेट ऑफ डिविडेंड बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर के केस में। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? 100 रुपीज फेस वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम हो गया, इशू प्राइस, इशू टर्म गिवन है, वी आर इशूइंग आवर डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज एट 10 रुपीज प्रीमियम, तो हमारा इशू टर्म हो गया प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो इशू प्राइस हो गया 110 रुपीज। फ्लोटेशन कॉस्ट टोटल हमारा 20,000 रुपीज का है। तो सबसे पहले हमें चाहिए आई, इंटरेस्ट। 100 रुपीज का फेस वैल्यू, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 रुपीज टू बी पेड एवरी ईयर। ऑन व्हाट? कितने अमाउंट पे? कितना अमाउंट आपके हाथ में आ रहा है? सर हम 100 रुपीज का डिबेंचर इशू प्राइस 10 रुपीज प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, यानी सॉरी 110 रुपीज पर डिबेंचर मेरे हाथ में आएगा? नहीं, 110 रुपीज तो आपको इशू करने से मिलेगा, लेकिन इस फंड्स को रेज करने के लिए आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी कितनी? 20,000 रुपीज ऑन द टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर, दैट इज 10,000, यानी पर डिबेंचर 2 रुपीज का आपका एक्सपेंसेस हो जाएगा। 100 रुपीज का एक डिबेंचर 10 रुपीज प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो आपके पास पब्लिक से कलेक्शन कितना आएगा? 110 पर डिबेंचर। हमारी कैलकुलेशन 1 डिबेंचर भी रहेगी, ध्यान रखना, इजी रहता है। तो 100 रुपीज का एक डिबेंचर 10 रुपीज प्रीमियम पे हमने इशू किया, हमारा पब्लिक से कलेक्शन आया 110 रुपीज, लेकिन हमें ये फंड रेज करने के लिए 20,000 रुपीज का एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ा। अब ये जो 20,000 रुपीज का आप एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो, किसी एक डिबेंचर का तो नहीं हो सकता ना, ये इस पूरे इशू प्रोसेस का है। और इस इशू प्रोसेस में कितने डिबेंचर इशू किए हमने? 10,000 डिबेंचर इशू किए, तो हम अपनी पूरी फ्लोटेशन कॉस्ट को सारे नंबर ऑफ डिबेंचर से डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल 20,000 रुपीज एक्सपेंड हुए हैं 10,000 डिबेंचर पे, दैट मींस एक डिबेंचर पे हमारा 2 रुपीज का एक्सपेंसेस हुआ है। तो ये 2 रुपी का एक्सपेंसेस मैंने यहां से माइनस कर दिया, यानी पर डिबेंचर मेरे हाथ में कलेक्शन कितना आया? 108। ये कैलकुलेशन क्लियर? पर डिबेंचर मेरे हाथ में कलेक्शन आ रहा है 108, इज इट क्लियर? यहां कोई डाउट हो तो बताइए, फिर आगे बात करते हैं। पर डिबेंचर मेरे हाथ में कलेक्शन आ रहा है 108 रुपीज। आराम से, टेक योर टाइम, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें आगे चल के इसको कैलकुलेटर पे करना है डायरेक्टली, बिना लिखे। इतना लिख के करने का टाइम नहीं है ना एक नंबर की। 100 रुपीज फेस वैल्यू, 10 रुपीज प्रीमियम, 110 रुपीज मेरे हाथ में कलेक्ट हुआ, 2 रुपीज उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट चला गया, फ्लोटेशन कॉस्ट 2 रुपीज, मैं चेंज करूंगा एग्जांपल्स में बहुत सारी चीजें। 2 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट चला गया, माइनस कर दिया 2 रुपीज पर डिबेंचर फ्लोटेशन कॉस्ट, पर डिबेंचर माई कलेक्शन इज 808 रुपीज, तो ये कहलाएगा आपका नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड, कैश नेट कितना हाथ में आया? नेट कैश कितना हाथ में आया? नेट प्रोसीड, नेट कैश कितना हाथ में आया? आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। नेट कैश कितना हाथ में आया? गॉट इट? मुझे कॉस्ट निकालना है, आप समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। टोटल अमाउंट पे लेके चलूं क्या? कंफ्यूजन है तो टोटल अमाउंट पे लेके चलूं? चलो एक बार देख लो, करना नहीं है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है सिर्फ। इंटरेस्ट कितना पे करना है? सर 10,000 डिबेंचर्स आर देयर, ऑन एवरी डिबेंचर फेस वैल्यू पे 8%, यानी टोटल 80,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना है। ये क्लियर? चलिए अब बताइए डिबेंचर इशू करने से कैश कितना मिला? सर हमने 10,000 डिबेंचर इशू किया है 110 रुपीज की प्राइस पे, यानी 11 लाख रुपीज का कलेक्शन आया, और इसमें से 20,000 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट में चला गया, यानी हमारा कलेक्शन है 10,80,000 रुपीज। यस, लेकिन अब मैंने यही सारी कैलकुलेशन पर डिबेंचर किया था,
तो 4 जीरो यहां से भी हटा देता हूं, 4 जीरो यहां से भी हटा देता हूं। क्यों? 10,000 ही तो मल्टीप्लाई किया दोनों जगह, हटा दिया। 8 रुपीज इंटरेस्ट और 108 रुपीज एनपी, यही तो आया था हमारे ऊपर। तो क्यों हमें जाना है टोटल कैलकुलेशंस में? पहले 10,000 मल्टीप्लाई करोगे सारी जगह पे, फिर लास्ट में वापस वही डिवाइड करना है, तो इतना तो लिखना पड़ेगा ना फिर कैलकुलेटर पे। सिंपल तरीका है, फेस वैल्यू उठाना है, इशू प्राइस कैलकुलेट करना है, इशू टर्म डालना है, उसके अंदर फेस वैल्यू उठाना है, इशू टर्म डालना है, इशू टर्म डालने के बाद, इशू टर्म डालने के बाद फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना है, वो भी पर डिबेंचर, याद रखिएगा, पर डिबेंचर, पर डिबेंचर। टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है तो नंबर ऑफ डिबेंचर से डिवाइड कर दो, और पर डिबेंचर फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, चेंज करता हूं एग्जांपल, नहीं पहले इसका कैलकुलेशन कंप्लीट कर दें। तो दोनों फैक्ट्स हमारे सामने कैलकुलेट होके आ गए, हमें एनपी मिल गया, आई मिल गया। हमारा फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय एनपी। बताइए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी क्या कॉस्ट आ रही है हमारी, क्या कॉस्ट आ रही है हमारी? कैलकुलेटर हो तो चलाइएगा। सेवन पॉइंट फोर, चलिए अप्रॉक्स 7.4% हमारा कॉस्ट आ रहा है। लोन रेस किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया था? 8% पे। लेकिन आपको इफेक्टिवली कॉस्ट क्या लग रही है? क्यों? क्योंकि लोन में हमने प्रीमियम भी रेस किया था, हमें 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिले थे। कॉस्ट तो हमेशा फेस वैल्यू पे देते हो ना, यहां हमें 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिले थे, और उसमें से 2 रुपीज एक्सपेंसेस में चले गए, फिर भी 8 रुपीज एक्स्ट्रा आए ना मेरे पास, तो मेरी कॉस्ट इफेक्टिवली कम हो गई। क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो फेस वैल्यू पे होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम पे इंटरेस्ट नहीं देते हम, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन एक और फैक्ट यहां पे, और टैक्स रेट कितना है? 40%। ड्यू टू दिस इंटरेस्ट कॉस्ट आपका 40% टैक्स भी सेव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद वाले अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पे हम टैक्स देते हैं, तो इस इंटरेस्ट को पे करने की वजह से मेरा 40% टैक्स सेव हो जाएगा। तो अगेन इफेक्टिव कॉस्ट निकालने के लिए टैक्स को भी कंसीडर करो। तो के डी कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स विल बी 7.4 मल्टीप्लाई बाय 60%। इफेक्टिवली 40% का टैक्स बच गया, यानी आपकी पॉकेट से इफेक्टिवली 60% ही कॉस्ट लगेगी। एग्जाम्पल दूं उसका भी? आप कल नहीं थे, सुनिएगा समझिएगा, आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो? मान लीजिए आपके 1 लाख रुपए का लोन चल रहा है, और 1 लाख रुपए के लोन पे 7.4% का इंटरेस्ट जा रहा है। कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट 7.4% की कॉस्ट आ रही है। मैंने 7.4%, 7,400 रुपीज इंटरेस्ट माइनस कर दिया। 10 लाख रुपए का लोन कर लेते हैं, 74,000 इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, चलिए बचा कितना? 26,000। अब इस 26,000 पे आपको 40% का टैक्स लगेगा। टैक्स रेट, टैक्स बताओ कितना आ रहा है? 26,000 40%, 26,000 का 40%, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ टैक्स। ₹10,400 टैक्स में चला गया, क्या ना? सपोज 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 ये इंटरेस्ट नहीं होता तो आपका टैक्स कितना जाता?
जाता है या नहीं जाता? इंटरेस्ट दिया, टैक्स कितना कम हो गया? इंटरेस्ट नहीं होता तो टैक्स कितना पे करना पड़ता? यदि मैंने लोन ही नहीं लिया होता तो टैक्स कितना पे करना पड़ता? 40,000, पूरे 1 लाख पे 40%। मैंने लोन लिया, लोन की वजह से मेरा इंटरेस्ट पे करना पड़ा। इंटरेस्ट पे करने से प्रॉफिट कम हो गया, और प्रॉफिट कम होने से मेरा टैक्स भी, कितना टैक्स बचा लिया हमने यहां पे? कितना हो गया? अब आप सोचिए, 74,000 का इंटरेस्ट पे करके आपने कितना टैक्स सेव किया है? 29,000। मतलब डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे दिया तो गवर्नमेंट से टैक्स बचा लिया ना। आप मान के चलो टैक्स वही था 40,000, तो इफेक्टिवली इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी बनेगी आपकी? $74,000 का इंटरेस्ट पे नहीं किया है आपने, आपने इफेक्टिवली 44,400 का ही इंटरेस्ट पे किया है इफेक्टिवली। क्योंकि हम बात आउट ऑफ पॉकेट कैश की बात करते हैं, जेब से कैश कितना जा रहा है। यदि लोन नहीं था तो जेब से कैश 40,000 का जा रहा था। इंटरेस्ट पे करने की वजह से इधर इंटरेस्ट का पेमेंट आया, लेकिन उधर हमारा टैक्स का पेमेंट कम हो गया। तो जो टैक्स का पेमेंट कम हुआ, उससे आप ये अज्यूम कीजिए कि आपका वो टैक्स पेमेंट कम नहीं हो रहा है, आपका आउट ऑफ पॉकेट कैश एक्सपेंसेस कम हो रहा है। और किसकी वजह से कम हो रहा है? लोन की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से। तो इफेक्टिवली जेब से इंटरेस्ट कितना गया? मैं सिर्फ जेब की कैश चेक कर रहा हूं, मेरी जेब से इंटरेस्ट कितना गया? 44,400, 74 नहीं, 44,400 का ही जेब से कैश गया है मेरे। तो अब 10 लाख रुपए का लोन यूज करने की कॉस्ट कितनी है? 44,400, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 4.44%, नॉट 7.4%। अब ऊपर से रेट सोचते हुए आओ, लोन लिया था 8% पे, कैलकुलेट करके पता चला तो इफेक्टिवली 7.4% पड़ रहा है घर में। और उस 7.4% की भी वजह से मेरा टैक्स सेव हो रहा है, जो कि मुझे पे करना ही था, मेरी जेब से कैश जाना ही था, वो बच गया। तो इफेक्टिवली कैश कितना गया उस 10 लाख के लोन को यूज करने में? 4.44%, एंड इट इज माई इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ लोन। हम जो, मैं बिजनेस की बात नहीं भी करूं, मैं एक लेमैन की भी बात करूं ना, तो हम जो चीजें सोचते हैं ना, एक लेमैन की भी बात करूं तो हम जो चीजें सोचते हैं, सोचिए क्या क्या मतलब, हम कहीं से लोन लेने जा रहे हैं, अरे यार छोड़िए, तो क्यों करने का है, इसमें ये हो रहा है, अरे 8% पे मिल रहा है लोन, या बहुत सस्ता है यहाँ तो 8% पे मिल रहा है, एसबीआई 9% पे दे रहा है, आईसीआईसी 8% पे दे रहा है। अच्छा, वेरी गुड यार, अंदर पहुंचे आईसीआईसी में 8% पे दे रहे हो, बिल्कुल सर, हाँ बस एक फॉर्म फिल करो, खत्म। आपको बाद में पता चलता है कि उस फॉर्म को फिल करने में प्रोसेसिंग चार्जेस चला गया मेरा 500, 200 रुपए का स्टैंप लगा दिया, और पीछे से चुपचाप से आपकी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टिका दिया आपको, जिसका 8,000 रुपए का प्रीमियम है साल का। नहीं सर, आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, आप ही नहीं रहेंगे तो लोन कौन देगा, तो इसलिए आपका इंश्योरेंस तो हमें करना पड़ेगा सर। हम भी पता चल, ठीक है इंश्योरेंस ही तो हो रहा है, करवा लेते हैं। ये इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, ये आपकी लोन की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। कैलकुलेट करके निकालोगे ना, इस तरह से पता चलेगा आईसीआईसीआई बैंक के लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 नहीं 9.2% आ रही है, एसबीआई में 9% पे ही मिल रहा था। व्हाट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है एक्चुअली? व्हाट इफेक्टिवली कैश, कैश ही मैटर करता है ना, मेरे हाथ में कैश कितना आ रहा है, और मेरे जेब से हर साल कॉस्ट में कैश कितना जा रहा है। कैश, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर नहीं करता। इसलिए हमने यहाँ पे इतना डिस्कशन, इस चीज को मैंने इतना आगे एक्सटेंड करके इसलिए लिखे गया हूं कि फॉर्मूले से तो 2 मिनट का काम है यार, इतना सा फॉर्मूला बताना था। लॉजिक क्लियर होना बहुत जरूरी है कि अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या आ रहा है। अल्टीमेटली इफेक्टिव कॉस्ट बोलते किसे?
यू हैव टू कंसीडर ऑल सच फैक्ट्स। ये सारे फैक्ट्स कंसीडर करने के बाद ही आप इफेक्टिव कॉस्ट पे पहुंच पाओगे। इज इट क्लियर? एक एग्जांपल अलग से लेते हैं, मैं आपको सारे फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल, वही सेम कंपनी रेजिंग 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट par, flotation cost 10,000 rupees, brokerage cost। ब्रोकरेज कॉस्ट आया आपका 10,000 रुपीज और अदर एक्सपेंसेस आपके हो गए 1%। अदर एक्सपेंसेस हो गए 1%। निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट, करना है कैलकुलेट हमें कॉस्ट ऑफ डेट। कैसे करेंगे? सबसे पहले आई इंटरेस्ट, ₹100 की फेस वैल्यू पे 8% यानी ₹8 इंटरेस्ट हो गया, जो हर साल पे करना है। मैंने ₹100 का डिबेंचर पार पे इशू किया तो इशू प्राइस हो गई ₹100। लेकिन इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने चलता हूं, फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करने चलता हूं तो फैक्ट्स सामने आते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट से रिलेटेड फैक्ट सामने आते हैं कि एक फ्लोटेशन कॉस्ट तो है 10,000 रुपीज की, जो कि 10,000 डिबेंचर्स पे हुई थी, यानी ₹1। और एक और फ्लोटेशन कॉस्ट दी हुई है अदर एक्सपेंसेस के नाम से, दैट इज 1%। 1% ऑफ व्हाट? 1% ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या है? ₹100। तो ₹100 का 1% ₹1 अदर कॉस्ट भी लगेगी, तो टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट हो गई ₹2। हाथ में कैश कितना आ रहा है? 98। क्या ख्याल है? आराम से। मैं वो सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज, वही टैक्स रेट अज्यूम कर लीजिए, टैक्स रेट वही अज्यूम कर लीजिए 40%। मैं सारे फैक्ट्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, अलग अलग लैंग्वेजेस हम यहाँ यूज करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है ना? अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट देने का इसका तरीका डिफरेंट हो गया। एक एक्सपेंसेस इसने बल्क में दिए 10,000 रुपीज और एक और एक्सपेंसेस दिए 1%। कितने भी एक्सपेंसेस हो, ऑल सच एक्सपेंसेस क्यूमुलेटिवली नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। ऑल सच एक्सपेंसेस क्यूमुलेटिवली नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। उसमें ब्रोकरेज हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, प्रोस्पेक्टस चार्जेस हो सकता है। तो एक तो 10,000 जहां भी अमाउंट दे दिया जाए ना, टोटल अमाउंट, उसको पर डिबेंचर कन्वर्ट करना है। और जहां परसेंटेज या रुपीज दे दिया जाए, जैसे यहां पे सपोज ये दे दिया जाता प्रोस्पेक्टस चार्जेस ₹1 पर डिबेंचर, तो वो 1 ही लेना था मुझे सर। वो टोटल 10,000 का नहीं है, वो एक डिबेंचर का है। बल्क में अमाउंट हो ना 10,000, 5,000, 20,000, 2,000, तो मान के चलो वो टोटल डिबेंचर का। एक डिबेंचर पे कैसे हो सकता है? मत सोचिए कुछ और, लॉजिक ही सोच लीजिए। लॉजिकली सिर्फ इतना सा कॉमन सेंस ही लगा लीजिए। 10,000 डिबेंचर इशू किए, 2,000 की फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई, क्या एक डिबेंचर पे 2,000 की फ्लोटेशन कॉस्ट लग सकती है क्या? नहीं। तो वो डेफिनेटली टोटल डिबेंचर की होगी, तो मुझे पर डिबेंचर के लिए नंबर ऑफ डिबेंचर से डिवाइड करना पड़ेगा। और मैं यहां लिख दूं इंश्योरेंस, ये ब्रोकरेज चार्जेस ₹1, तो खुद कॉमन सेंस इतना सा लगाना है। क्या ₹1 का ब्रोकरेज 10,000 डिबेंचर इशू करने पे सिर्फ ₹1 का ब्रोकरेज लग सकता है क्या? तो ये पर डिबेंचर दी हुई है। कॉमन सेंस से चलिए, नहीं सोचना है ज्यादा कुछ। पॉइंट क्लियर? बाकी तो फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। कंपनी रेज अ लोन
of rupees 2 lakh at 10% per annum. अभी क्या? टैक्स रेट 40%. अभी क्या? ये लोन है, यहाँ पे यूनिट्स नहीं होती हैं, यहाँ इशू प्राइस नहीं होती है, बैंक से गए लोन लेकर आ गए. अभी क्या? कैलकुलेशन निकालोगे? नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. आंसर इज 6%. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, उसमें टैक्स का बेनिफिट कितना आ रहा है? 10 का 40% निकाल दो, बचा कितना? आंसर इज 6%. यार लोन की केस में यहाँ मेरे पास ना फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है, ना मैं इशू प्राइस गिवन है, ना इशू टर्म गिवन है. इसका मतलब जितना लोन रेज किया पूरा मिला, और जो इंटरेस्ट देना है वो भी उसी लोन पे देना है. तो कहीं कोई वेरिएशन आएगा क्या कॉस्ट में? कोई वेरिएशन नहीं. तो मैं कैलकुलेट किस चीज को कर रहा हूं? यही है आपकी इफेक्टिव कॉस्ट. हाँ, टैक्स बेनिफिट जरूर कंसीडर करना है. 10 1 माइनस टैक्स रेट. कैलकुलेटर पे कैसे चलाएंगे यार? नहीं लिखना है ये भी हमें, 10 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट नहीं लिखना. इतना टाइम के पागल है क्या नोटबुक लेके बैठेंगे और उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो एक नंबर का क्वेश्चन 2 सेकंड का आंसर है. 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10 इंटू, या 10 में से टैक्स बचाना है ना, हमेशा माइनस करने का तरीका क्या है? 10 माइनस 40%. कैलकुलेटर पे टाइप ही यही करोगे, 10 माइनस 40%. 6% वहां सामने लिखा हुआ आएगा, 6 ऑप्शन में 6 को टिक कर देना है. ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना जो मतलब अननेसेसरी डायरेक्टली दे दिए जाते हैं और फिर भी हम कैलकुलेशन के पीछे भागते रहते हैं. समझ में आ रही है ना बात? पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? मतलब मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं. छोटा सा पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ डेट आई अपॉन एनपी इन 200, छोटा सा पॉइंट, लेकिन इतना परेशान कर देगा कि यार आती हुई चीज गलत हो जाती. क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है. हमें कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं रखना है. यहां तक के डिस्कशन में कोई भी डाउट हो तो बोलिए. मैंने वो कल भी एक चीज बोला कि देखिए ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि यार फॉर्मुलाज बेस्ड भी काम हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम एग्जीक्यूटिव में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है आपको क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का ड्रॉप आउट रेशियो पता है? बहुत ज्यादा है. ड्रॉप आउट्स, एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट छोड़ दे. और रीजन क्या है? रीजन क्या है? हम इन सब चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं. यही तो है, ये तो आता है मुझे, ये तो मैं कर चुका हूं, या यूट्यूब तो है ही, कभी भी कर लेंगे. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना जब वहां 100 क्वेश्चन सामने आते हैं ना आपके पास एमसीक्यू में, और उन्हें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने बैठते हैं ना, एक एक क्वेश्चन में 5 से 10 मिनट लगा देते हैं, और पता चलता है लास्ट में 40-50 क्वेश्चन भी पूरे नहीं हो पाए हमारे. हम पास नहीं हो रहे हैं, हमें एफएम क्लियर नहीं हो रहा. सबसे इजी सब्जेक्ट है हमारा, अकाउंट्स क्लियर नहीं हो रहा. इजी सब्जेक्ट है अकाउंट्स और एफएम, इजी है, लेकिन उसकी ट्रिक्स नहीं पता है, तब तक वो एमसीक्यू क्रैक नहीं कर सकते. डिस्क्रिप्टिव में एक बेनिफिट होता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ तो करा होगा हमने, जहां तक किया होगा वो मार्क्स तो मिलेंगे. एमसीक्यू में तो 10 मार्क्स से मतलब 10 क्वेश्चंस होंगे, जो सही होगा उसी के मार्क्स मिलेंगे, और हर 10 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन अलग होगा. तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है. मैं ये लाइनें कई अटेम्प्ट से बच्चों को बोल बोल के परेशान हो जाता हूँ. जहां तक सुनते हैं तब तक ठीक रहता है, ऐसा नहीं स्कोर नहीं आते. अभी लास्ट में एफएम में 88 मार्क्स स्कोर किए मेरे स्टूडेंट, बड़े प्यार से 88 ना सर. बाकी सब में कुछ हुआ नहीं हुआ, एफएम अकाउंट्स में तो मार्क्स बहुत अच्छे आ गए. तो वो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली नहीं लेना है बिल्कुल भी. कोई डाउट? कुछ भी पूछने का है बोलिए. क्लियर है ना ये? पक्का?
वो तो एक बार वापस आप इसको देखोगे, और मेनली जब हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे ना, और एक्चुअली वो क्वेश्चंस क्रैक करने लगेंगे तो बहुत, और कैलकुलेटर साथ में होगा, कैसे हाथ कैलकुलेटर पे चलाना है, तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि यस यार हो रहा है। बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन ये इतने छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, आंसर तो आप सब निकाल लोगे इन क्वेश्चंस का, फॉर्मुलेज हैं, आराम से बैठिए, डेटा कलेक्ट कीजिए, फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको आप फॉर्मूले की तरह से जाते तो आराम से निकाल सकते थे ना। 2 लाख पे 10% इंटरेस्ट 20,000, अरे यार वही 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख करूंगा, वापस फिर 1 माइनस टैक्स करूंगा। मालूम है जब कोई फैक्ट सामने नहीं है, ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट में अल्टीमेटली डिबेंचर का कॉस्ट क्या होता है, लोन का कॉस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है। वो कॉस्ट वेरी क्यों करता है, गिवन इंटरेस्ट कॉस्ट वेरी क्यों करता है, दो फैक्ट्स की वजह से, एक तो इशू टर्म और एक फ्लोटेशन कॉस्ट, इन दो टर्म की वजह से वेरी करता है। ये दोनों ही टर्म नहीं है यहाँ पे, ये दोनों ही टर्म यहाँ पे नहीं है, तो क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगी, क्या नहीं करेगी, तो आंसर सीधा पड़ा है मेरे पास, 10% इज द आंसर। लेकिन आफ्टर टैक्स चाहिए, तो बस टैक्स माइनस करना रहेगा। टैक्स कितना है 40%, तो 10% माइनस 40% नहीं करना है, 10 माइनस 40%। डन। अब इसी में एक और पॉइंट लेके चलेंगे, पेंडेंसी नहीं छोड़नी है, वो है रिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल डेट्स। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो मैं लिख दूंगा, लॉजिक समझते हैं। रिडीमेबल डेट्स और इररिडीमेबल डेट्स में डिफरेंस किस चीज का है, रिडम्पशन टर्म का, और तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, वही लोन ले रहे हैं, वही इंटरेस्ट हर साल दे रहे हैं या हर 6 महीने में इंटरेस्ट दे रहे हैं, वही फ्लोटेशन कॉस्ट आ रहा है, वही नेट प्रोसीड आ रहा है। डिफरेंस क्या है सर, इसमें हमें ये मालूम है कि रिडम्पशन पे रीपे करना है तो कितना करना है, जितना लिया उतना ही रीपे करना है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, फिर कोई चेंज आएगा, कोई वेरिएशन नहीं है। आई कलेक्ट 100 रुपीज ऑन वन डिबेंचर, I am paying or I will pay every year 10% interest on 100 rupees, and at the end of the tenure of 5 year or 10 year or 20 year whatever, I will repay 100 rupees to the debenture holders. मेरा कॉस्ट क्या है, मेरा कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट। 100 रुपए लिया, 100 रुपए वापस दिया, 100 रुपए कोई पूरे 10 साल काम में लिया, और हर साल उस 100 रुपए पे 10% इंटरेस्ट दिया, मेरा कॉस्ट क्या है, 10%। डिफरेंस कहां है, डिफरेंस कहां है, डिफरेंस है, लिया था तब 100 नहीं 95 आया था, कैसे, फ्लोटेशन कॉस्ट चला गया था, डिस्काउंट चला गया था, हाथ में कितना आया था, पूरे साल यूज कितना किया, और रीपे कितना करूंगा 100। यहां गड़बड़ हो गया, क्या 5 रुपए आप ज्यादा रीपे कर रहे हो, आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 5 रुपए से इंक्रीज हो जानी चाहिए, टोटल एक साल की नहीं। ये 5 रुपए कितने पीरियड के लिए एक्स्ट्रा पे किए, मान लीजिए 10 साल का डिबेंचर आपने होल्ड किया, तो ये 5 रुपए कितने साल के लिए दिए हैं आपने, पूरे 10 साल के लिए 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी हर साल कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हो, 50 पैसा एक्स्ट्रा पे कर रहे हो हर साल, अपार्ट और अबव योर इंटरेस्ट, दैट विल अफेक्ट योर कॉस्ट। रिडीमेबल डेट में यही एक फैक्टर है। रिडम्पशन टर्म यदि मुझे मालूम है, तो जितना मैंने लिया और जितना मैंने पे किया उसके बीच में यदि डिफरेंस है, तो वो मेरी एडिशनल कॉस्ट है, और वो एक साल की नहीं है, वो पूरे टेन्योर की कॉस्ट है। उसे किस पे लेके आऊंगा मैं तो एक डिबेंचर की कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तो मैं उसे किस पे लेके आऊंगा, एक साल पे। समझते हैं, पहले एग्जाम्पल और फिर कैलकुलेशन, फिर मैं फॉर्मूला दूंगा। पहले एग्जाम्पल, कंपनी इश्यूज 10,000 10% डिबेंचर of rupees 100 at par, flotation cost rupees 2, redeemable after 10 years at rupees 10 premium। अभी देखो कितना पंगा हो गया यहाँ पे, बहुत कुछ चीजें आ गई। क्या सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले तो आई तो बहुत आसान है सर, आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 रुपए का आई है,
प्रॉब्लम है आई में? आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई ओके है, 10 रुपीज का आई है। एनपी, एनपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रोसीड, इशू प्राइस क्या है आपका 100 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कितना दिया है 2, एनपी आ गया 98। सर एनपी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट यू आर कलेक्टिंग 98, हाउ मच कैश यू आर गेटिंग 98, बट व्हाट यू विल रीपे, यहां ये एक प्रॉब्लम आ गया। रीपे कितना करना है, रीपे, रीपेमेंट अमाउंट या रिडम्पशन अमाउंट, रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू कितनी दे रहे हो सर 100 रुपए का डिबेंचर है, 10 रुपीज प्रीमियम, 110 रुपीज रीपे करेंगे हम। रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर एट 10 रुपीज प्रीमियम, तो रीपेमेंट कितना करना पड़ रहा है 110। लिया कितना था, हाथ में कैश आया कितना था 98, और 10 साल बाद रीपे कितना करोगे 110, कितने रुपए ज्यादा 12 रुपए ज्यादा रीपे कर रहे हो ना। कितने साल के लिए 10 इयर्स के लिए, तो पर ईयर कितना ज्यादा पे कर रहे हो, पर ईयर कितना ज्यादा पे कर रहे हो 1 पॉइंट, हर साल 10 रुपए का इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, और हर साल के लिए 1.2 भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो एक्चुअली आपका एनुअल इफेक्टिव कॉस्ट कितना है 11.2। एक्चुअली आपका इफेक्टिव एनुअल कॉस्ट कितना है 11.2। बात समझ में आ रही है क्या, फॉर्मूले पे जाऊंगा 1 मिनट में लिख दोगे, ये बात समझ में आ रही है क्या लॉजिक। 10 रुपए हर साल इंटरेस्ट देना है, दैट्स तो फाइनल। लिया था तब कैश आया था 98, रीपे करेंगे तो कितना वापस देंगे 110, कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो 12 रुपीज, काम में ही नहीं लिए थे फिर भी देने पड़ रहे हैं, तो ये 12 रुपए आपकी क्या है पर डिबेंचर, 12 रुपए आपकी कॉस्ट है। कितने साल की, एक बार ही देना है ना, तो कितने साल की, इसको 10 इयर्स में डिवाइड कर देते हैं, पर ईयर 1.2, तो हर साल का 1.2 ये भी पे होगा, हर साल का 10 रुपीज ये भी पे होगा, यानी एवरी ईयर टोटल पेमेंट कितना हो गया 11.2। बात समझ में आई, ये है कॉस्ट, ये है कॉस्ट, आर यू गेटिंग इट ना। अब मैं फॉर्मूले पे आ रहा हूं, जाने दो ये चीज समझ में आ गई, बस ज्यादा नहीं सोचना, फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा पहले इसको कैलकुलेट तो कर लें, सॉरी। तो हर साल की आपकी कॉस्ट कितनी है 11.2, कितने रुपए पे, कितने रुपए यूज कर रहे हो आप। यहां एक प्रॉब्लम है, यहां एक थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज क्या है, यहां एक प्रॉब्लम है, कितने रुपए यूज कर रहे हो सर 98 या 110, कंफ्यूजन है। डिबेंचर की वैल्यू जब इशू किया था तो क्या थी 98, जितना कैश मिला वो वैल्यू थी, और वही डिबेंचर जब रीपे कर रहे हैं तो उस डिबेंचर की वैल्यू क्या हो गई 110। कौन सी वैल्यू करेक्ट है, ओपनिंग वैल्यू या क्लोजिंग वैल्यू। ना हम ओपनिंग वैल्यू को फोकस करते हैं, ना हम क्लोजिंग वैल्यू की बात करते हैं। जब हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं तो हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं। तो डिबेंचर की एवरेज वैल्यू कितनी है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 104। 104 से निकालेंगे हम कॉस्ट। ओपनिंग में 98 की वैल्यू है डिबेंचर की, क्लोजिंग में वही डिबेंचर पब्लिक के हाथ में रीपेमेंट हो रहा है तो 110 रुपए रीपेमेंट हो रहा है, तो वैल्यू कितनी हो गई इंक्रीज होके, पब्लिक के हिसाब से सोचिए ना, डिबेंचर होल्डर के हिसाब से सोचिए। जब उसने आपको पैसा दिया था तो कितना दिया था, उसके हाथ से आया था 98, तो उसके हाथ में जो डिबेंचर था उसकी वैल्यू 98 थी। 10 साल बाद उसको रीपेमेंट आ रहा है तो उसी डिबेंचर का रीपेमेंट कितना आ रहा है 110, तो उसके लिए उस डिबेंचर की जो 98 का था 10 साल पहले, 10 साल बाद कितने का बन गया 110 रुपए का। दो वैल्यू हो गई, ओपनिंग में 98, क्लोजिंग में 110। तो मैं ओपनिंग पे कॉस्ट निकालूं या क्लोजिंग पे कॉस्ट निकालूं, हमें बोल दिया गया नहीं यार आप एवरेज पे कॉस्ट निकालो।
एवरेज पे कॉस्ट निकालो, क्या एवरेज हो गया 104, क्या कॉस्ट आ रही है 11.2 डिवाइडेड बाय 104 इंटू 100 10.7, और इसमें क्या मिलेगा टैक्स का बेनिफिट, तो 40% और ये हो गई आपकी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। मैंने आपको बताया ना, मैं आपको बताऊंगा कल जब कैलकुलेटर आप लोगों के हाथ में होगा तो डायरेक्ट कैलकुलेशन का तरीका। हाँ, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन का तरीका बताऊंगा जब कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा कल। ये मैंने तो बिना कैलकुलेटर के किया ना। ऐसे 98 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना होता है, इतना टाइम नहीं लगाना है। दोनों का डिफरेंस कितना है 12 रुपए, 12 डिवाइडेड बाय 2, 98 में 6 प्लस कर लो या 110 में 6 माइनस कर दो, वही एवरेज आएगा। कैलकुलेटर चलाना ही नहीं है इसमें। एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस का आधा ही तो करते हैं हम। बीच का जो डिफरेंस है उसका हाफ करके पहले वाले में प्लस करो या दूसरे वाले में माइनस करो, रिजल्ट विल बी सेम। चलिए ये समझ में आया। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, के डी, देखिएगा फॉर्मूला मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ इतना से, जो अपने अभी डिस्कस किया ना वो फॉर्मूले में डाल रहा हूँ। हमने पहले इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट में क्या ऐड किया था, रिडम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड का डिफरेंस निकाल के उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया था। यही किया था ना, 110 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 10, और वो ऐड कर दिया था। चलिए कर देते हैं, रिडम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड का डिफरेंस निकाल के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके ऐड कर दिया इंटरेस्ट में। ये हो गया 11.2, 10 रुपीज इंटरेस्ट, और ये जो कैलकुलेशन है इससे 1.2 आएगा। फिर हमने इस पूरे को डिवाइड किससे किया था, रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड के एवरेज से डिवाइड किया था। फॉर्मूले में वैल्यू रख लीजिएगा, यू विल गेट योर रिजल्ट। क्या ख्याल, रख के देखें। 10 रुपीज का इंटरेस्ट 110 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 110 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 माइनस टी, रिजल्ट विल बी 6.46%। इज इट क्लियर, कोई डाउट लग रहा है बोलो। बोलने का है, बोलने का है, बिल्कुल पूछने का है, बराबर से पूछने का है, मन में रख के जाना नहीं है। और ये ऐसा है नहीं कि आज आपने आज का डाउट आज रख लिया तो गया वो, आपको भी याद नहीं आएगा। क्या चीज, वो बोलो। देखिए हाँ, देखिए इसमें मैंने आपको क्या बोला, मैं यदि इस फॉर्मूले फॉर्मूले से जाता ना तो 15 मिनट में खत्म भी हो जाता और आपको बहुत अच्छा समझ में भी आ जाता। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा, वो तो आ ही गया ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 60% क्वेश्चन फॉर्मूले से हो जाते हैं, लेकिन एमसीक्यू में 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें फॉर्मूला ये सोचते रह जाते हैं कि फॉर्मूला लगाएं कैसे,
और ये इतना टाइम यदि फॉर्मूला यूज करने, सेलेक्ट करने और उसको अप्लाई करने में लगा दिया तो वो क्वेश्चन निकल गया आपके हाथ से। रिडीमेबल वर्ड होगा तो ये, अब रिडीमेबल वर्ड होगा तभी रिडम्पशन टर्म मालूम होगी, और रिडम्पशन टर्म में भी वही चीज है। अब क्यों ले रहे हैं हम ये सब, ये हम क्यों रहे हैं, क्योंकि इशू टर्म और रिडम्पशन टर्म के बीच में डिफरेंस है। इशू अलग प्राइस पे हुआ है, कैश आया अलग है और जा लग रहा है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। यदि ये दोनों सेम है तो करना ही मत, करना ही मत। मैं जैसे आपको बोलता हूँ रिडम्पशन टर्म दे रहा हूँ, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। देखिए कंपनी इशूड 10,000 डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर। अब कंफ्यूजन कितना बड़ा क्रिएट, हम कितना लंबा चलते। कंपनी इशूज 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार, रिडीमेबल आफ्टर 5 years। खत्म। अब क्या करना है, आंसर। टैक्स रेट 40%, आंसर मैंने लिख दिया। इशू 100 पे किया, कैश 100 आया, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं, कोई इशू टर्म वेरिएशन नहीं। रिडम्पशन है लेकिन 5 साल के बाद, किस प्राइस पे नहीं गिवन है, तो 100 पे रिडम्पशन है, वहां भी कोई वेरिएशन नहीं। एनपी सेम, रिडम्पशन वैल्यू सेम, और ना कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है ना कुछ, खत्म। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही आंसर है, दैट इज 8%। और 8% में से टैक्स 40% माइनस कर दिया, बच गया 4.8%, आंसर हो गया। नॉर्मली हम क्या करने वाले थे, अभी फॉर्मूला लगाने वाले, गारंटी से नॉर्मली हम फॉर्मूला लगाने वाले थे और उसमें 2 से 3 मिनट खत्म करने वाले थे, फिर कंफ्यूजन में घूमने वाले थे, लेकिन हमने हाफ मिनट भी नहीं लगा इसमें। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्सेप्ट। क्लियर रखो बस, होना क्या हमारा वो रिडीमेबल टर्म का ये फॉर्मूला आया क्यों है, ये इसलिए आया है कि आरवी और एनपी में डिफरेंस है। जब डिफरेंस ही नहीं है मेरा आरवी और एनपी पे, तो मुझे कैलकुलेट ही क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द आंसर, 8% इज द आंसर, बस टैक्स माइनस कर दूंगा, खत्म काम। टैक्स को तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, तो 8 माइनस 40%, 4.8% आंसर। पक्का, अभी क्लियर। विल टेक टाइम, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट है, लेकिन थोड़े 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 जैसे आगे चलोगे ना आप रिदम में आ जाओगे, और फिर भी आप भी फास्ट क्रैक करने लगोगे, रिदम आ जाएगा एक बार। नई चीज़ है ना, अभी पढ़ाई नहीं है ये चीज़, तो आपके लिए नई चीज़ है, तो कंप्लीट फ्रेशर हो आप तरह से। अभी तो दिया एग्ज़ाम, वो भी दिया ही नहीं है, दिया कहाँ है, तो दिया ही नहीं है। 12th का एग्ज़ाम देना ही कहाँ पड़ा था हमें, मजाक में ही पास कर दिया। आपसे ज़्यादा बुरी हालत तो बेचारे 10th वालों की हो गई है। चलिए एनीवेज, आज का काम यहीं ख़त्म करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। सो होपफुली सब कुछ समझ में आ गया, हमारा ये पूरा डिस्कशन फुल्ली कंस्ट्रक्टिव। मिलते हैं कल, टिल देन बाय, थैंक यू।